Hello everyone to welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की जो चैप्टर 11 है इंग्लिश की बुक की जिसका नाम है द थ्री वोज। इसके क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं अपने इस वीडियो को। अगर इस वीडियो के बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली में सबसे पहला जो है हु इज़ द सेज रेफर टू हियर। सेज का मतलब संत होता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर सेज से किसका तात्पर्य है, मतलब सेज से तात्पर्य किसका है, किसको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो व्हाट इज ही डूइंग व्हेन द सीन ओपन्स, मतलब एक ये दृश्य जो है जब ओपन होता है ना, स्टार्ट होता है तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं। पहले तो सेज के बारे में बताना है कौन है और वो क्या कर रहे होते हैं जब सीन शुरू होता है। सो द आंसर इज द सेज इज महात्मा गांधी। तो इस चैप्टर के हिसाब से जो सेज हैं, जो संत हैं हमारे, वो महात्मा गांधी हैं। ही इज रेस्टिंग बैक ऑन अ वुडन प्लैंक बैक रेस्ट चेयर। और वो अभी क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं जो अपना एक चेयर होती है आराम करने वाली, है ना, वुडन चेयर जो उसका तख्ता लगा रहता है और वो बहुत अच्छे मतलब कंफर्ट वाला चेयर होता है, उस पर वो लेट कर आराम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु इज कस्तूरबा गांधी, वॉट इज सी डूइंग व्हेन केसी आज़ाद अराइव्स। जब केसी आज़ाद आते हैं तो उस समय कस्तूरबा गांधी क्या कर रही होती हैं। पहला तो क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी कौन है, आपको भी पता है, फिर भी चलिए अब बता देते हैं आंसर में। तो कस्तूरबा गांधी इज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ऑब्वियसली महात्मा गांधी की वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। सी इज मेकिंग स्मूथ महात्मा गांधी स्टोमक विथ अ वेट टॉवेल, पैट्स द स्टमक with light slabs, assembles the mud pack material, heaves his body up and withdraws। मतलब कहा जा रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी हो तो उनकी वाइफ है महात्मा गांधी की, और उस समय वो क्या करती हैं जब केसी आज़ाद वहाँ पहुँचते हैं, वो उस समय क्या कर रही होती हैं। तो कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के पेट पे, है ना, गीले टॉवेल के हेल्प से और मिट्टी के हल्का सा लेप लगा के, मड पैक, है ना, कीचड़ जैसा जो पैक होता है, उससे उनके पेट पे एक लेप लगा रही थी ताकि उनके पेट को राहत मिले, ठंडक पहुँचे। तो ये कर रही होती है जब केसी आज़ाद वहाँ पहुँचते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नेम द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। जैसे कि पता ही आपको इस सीन के बारे में बताना है, वहाँ पे क्या दृश्य था। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे टेबल पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। तो ऑन द टेबल ऑन द लेफ्ट साइड में देयर आर बुक्स एंड पेपर्स वर केप्ट। बुक्स पेपर रखे हुए थे लेफ्ट साइड में। ऑन द टेबल ऑन द राइट साइड देयर वर पेन्स पेंसिल इंक पॉट्स एंड अ वाइट पिक्चर कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ एंड 3 ब्रास कप्स। तो राइट में क्या क्या था, पेन पेंसिल था, इंक पॉट दवात थी, एक वाइट घड़ा था जिसके ऊपर गीला कपड़े से उसको ढका गया था, और 3 ब्रास, है ना, तांबे के कप थे। चौथा है कि हु इज़ महादेव देसाई, महादेव देसाई कौन है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार के वो इंसान हैं। आंसर है महादेव देसाई इज़ द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सेक्रेटरी का नाम महादेव देसाई था। हु इज़ अ फिजिकली साउंड पर्सन विद अ स्ट्रांगली बिल्ट अपीयरेंस। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ही फिट इंसान थे और बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट, उनका जो अपीयरेंस था, मतलब उनका वेशभूषा जो थी, या फिर यूँ कह लीजिए उनका जो चेहरे का लुक था, वो बहुत ही स्ट्रांगली अपीयरेंस था, है ना। तो अगला है व्हाट डज कस्तूरबा गांधी डू एट द अराइवल ऑफ केसी आज़ाद। वही चीज़ बार बार दूसरी क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि जब केसी आज़ाद आए तो कस्तूरबा गांधी क्या कर रही थी। इसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि she then leaves the place. Kasturba Gandhi is moving a lever of the bed chair when Casey arrives there, है ना। She has lifted the back of the chair. She then leaves the place. उसके बाद से वो चेयर्स को उठाती हैं और वहाँ से फिर चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि what comment does गांधी make on आज़ाद सूट। अब भाई एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने, है ना, आज़ाद के सूट पे क्या कमेंट पास किया था, है ना, क्या टिप्पणी की थी। तो आंसर है कि व्हेन गांधी जी हैज़ सीन आज़ाद पुटिंग ऑन ए सूट, जब गांधी जी ने देखा कि आज़ाद जो है एक सूट पहन रहे हैं, ही इमीडिएटली पासेज ऑन कमेंट ओवर इट। इसमें उन्होंने एक कमेंट पास किया। ही हैज़ आस्क्ड वेदर आज़ाद डज नॉट फील हॉट इन द सूट। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, आज़ाद को गर्मी नहीं लग रही क्या ऐसे सूट में। ही हैज़ फर्दर एडेड दैट द इंग्लिश पीपल हैव प्रेफर्ड कॉटन क्लॉथ्स। उसके बाद से उन्होंने ये चीज़ ऐड भी की कि इंग्लिश पीपल जो होते हैं ना, इंग्लिश लोग जो होते हैं, अंग्रेज लोग जो होते हैं, वो हमेशा कॉटन क्लॉथ प्रेफर करते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई नॉट ही, तो वो क्यों नहीं कर सकता है आज़ाद। फिर इन कोर्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन गांधी जी पासेज अ पिंचिंग रिमार्क ऑन हिम। तो फिर ये बातचीत में, वार्तालाप में फिर से आगे बढ़ते हुए वो फिर से एक और टिप्पणी करते हैं, पिंच करते हैं उनको, कि टेलिंग दैट ही हैज़ बीन लुकिंग लाइक अ मंकी।
फिर वो बोलते हैं कि मंकी जैसा तुम दिख रहे हो भाई आज़ाद, है ना। इट इज़ गांधीज सैटारिकल कमेंट ऑन आज़ाद। ये एक व्यंग्यपूर्ण, है ना, कमेंट था आज़ाद के ऊपर गांधी जी की तरफ से। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ आज़ाद रिप्लाई टू दिस कमेंट। तो देखिए फिर से रिप्लाई में आज़ाद ने क्या बोला इस कमेंट पे, कि आज़ाद रिप्लाइड दैट गांधी जी ऑल्सो लुक लाइक अ मंकी व्हेन ही पुट ऑन फ्रॉक कोट, पिन स्ट्रिप ट्राउजर एंड टॉप हैट इन लंदन। क्योंकि जाहिर सी बात है एक दूसरे को अच्छे से जानते थे ये लोग, तो उसी पे कटाक्ष करते हुए कमेंट किया था इन्होंने आज़ाद ने कि गांधी जी भी मंकी तरह दिखते थे जब उन्होंने एक फ्रॉक कोट पहना था, पिन स्ट्रिप ट्राउजर, बहुत पतली सी ट्राउजर पहनी थी जब वो लंदन में थे, और उन्होंने हैट भी लगाई थी, तो वो भी एक मंकी की तरह दिख रहे थे। तो एक तरीके से आज़ाद का रिप्लाई था। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट डज गांधी रियलाइज अबाउट फॉरेन क्लॉथ्स। मतलब गांधी जी फॉरेन क्लॉथ्स के बारे में क्या समझ पाए, उन्होंने क्या जाना। व्हेन डिड ही रियलाइज दिस, और उनको ये कब समझ में आया। तो आंसर है गांधी हैज़ अ वेरी बिटर आइडिया अबाउट फॉरेन क्लॉथ्स। तो गांधी जी तो एक तरीके से आपको ही पता है कि फॉरेन क्लॉथ्स के अगेंस्ट में थे, विरोध थे। ही हैड डिसलाइक द यूज़ ऑफ फॉरेन ड्रेस, वो हमेशा नापसंद करते थे फॉरेन ड्रेसेस को। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ए मैन लुक्स लाइक ए मंकी इन ए फॉरेन ड्रेस, मंकी की तरह लोग दिखते हैं उनके हिसाब से। ही हैज़ रियलाइज्ड इट व्हेन ही कम बैक फ्रॉम व्हेन ही कम होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर घर आए तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई। नौवां क्वेश्चन है कि हु सैंग आई सेल वियर माई ट्राउजर रोल्ड। किसने ये गाया था कि मैं अपने ट्राउजर्स को रोल करके पहनूंगा। तो आंसर है टी एस एलियोट हैड कंपोज द पोएम इन विच प्रूफ्रॉक हैड संग इट। तो टी एस एलियोट ने अपने पोएम को कंपोज किया था जिसमें प्रूफ्रॉक ने ये गाया था। अगला क्वेश्चन है 10। वाई डू वी इन इंडिया हैव टू वियर स्कैंटी क्लॉथ्स। तो पूछा जा रहा है, स्कैंटी का मतलब होता है छोटा, तो हम क्यों प्रेफर करते हैं, है ना, छोटे छोटे क्लॉथ्स पहनने के लिए इंडिया में। वी इन इंडिया हैव टू वियर वेरी लिटिल क्लॉथ्स बिकॉज द वेदर ऑफ आवर कंट्री इज़ हॉट। क्योंकि हमारे मतलब हमारे देश की जो मौसम है वो बहुत गर्म है, जलवायु गर्म है, इस वजह से हम छोटे कपड़े, कम कपड़े अब पहनते हैं, मतलब लिटिल क्लॉथ मतलब कम कपड़े पहनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाई हैज़ आज़ाद कम टू गांधी। तो गांधी जी के पास आज़ाद क्यों आए थे। तो आंसर है केसी आज़ाद हैड कम टू गांधी टू शो हिज नोवेल अबाउट अ स्वीपर बॉय बखा। बखा के बारे में, एक स्वीपर बॉय था, यानी कि ना जो झाड़ू पोछा लगाता है ना, उसके बखा नाम था बच्चे का, लड़के का। तो उसके ऊपर उन्होंने केसी आज़ाद ने कहानी लिखी थी, नोवेल लिखे था, उपन्यास। तो उसी को दिखाने के लिए गांधी जी के पास वो आए थे। चलिए अब B.2 पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नोवेल्स हैज़ गांधी रीड। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो हमें समझ में आया वो ये है कि गांधी जी ने 3 नोवेल्स पढ़े थे टॉल्स्टॉय के। टॉल्स्टॉय एक लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे। दिस 3 नोवेल्स आर डेथ ऑफ इवान इलिच, ये भी एक नोवेल का नाम था। कन्फेशन, ये भी एक नोवेल है। एंड इज ऑटोबायोग्राफी चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ। तो ये 3 उन्होंने नोवेल पढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी लर्न फ्रॉम टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय के से क्या सीखा। द आंसर इज गांधी हैड लर्न मच फ्रॉम टॉल्स्टॉय टू बिलीव इन नॉन वायलेंस। तो उन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से अहिंसा में, है ना, विश्वास रखना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज आनंद वांट टू लर्न फ्रॉम गांधी। तो आनंद गांधी जी से क्या सीखना चाहते थे। तो सॉरी, आनंद यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आज़ाद होगा। तो आज़ाद वांट्स टू लर्न राइटिंग द स्टोरी एज गांधी जी रोट अबाउट द स्वीपर बॉय उका। तो गांधी जी जैसे एक स्वीपर बॉय के ऊपर, जैसे जिसका नाम था उका, के ऊपर उन्होंने कहानी लिखी थी, नोवेल लिखी थी, उपन्यास, उसी तरीके से आज़ाद भी ये चीज़ सीखना चाहते थे। वो भी कैसे लिखे। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डज गांधी से अबाउट उका। तो गांधी जी ने उका के बारे में क्या बोला है। तो गांधी सेज दैट उका इज़ अ रियल पर्सन। उका एक रियल पर्सन है, बहुत वास्तविक इंसान है। ही लिव्स इन आश्रम, वो आश्रम में रहता है। ही फर्दर सेज दैट ही हैज़ लर्नड वेविंग इन द आश्रम। वेविंग मतलब बुनाई का काम आश्रम में उस उका नाम के आदमी ने सीखा है। ही इज़ क्वाइट यंग, वो बहुत यंग है अभी। ही हैड ट्रेन्ड देम हाउ टू क्लीन लैट्रिन्स, लैट्रिन्स को कैसे साफ करना है उसको भी, उसकी भी उसने ट्रेनिंग ले रखी है। ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन कुकिंग फूड इन द किचन। उसके साथ ही साथ वो किचन में खाना भी बनाना जानता है, एक्सपर्ट है उसमें। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर स्टेइंग इन द आश्रम। आश्रम में स्टे करने का क्या क्या कंडीशंस थी वो बता दीजिए। तो आंसर है द कंडीशन टू रिमेन इन द आश्रम इन टू मेक 3 प्रोमिस। तो 3 आपको प्रॉमिस करने पड़ेंगे तभी आप आश्रम में रह पाओगे।
तो उसमें पहला है कि द फर्स्ट ओथ, मतलब पहला प्रॉमिस जो आपका है वो है इज़ नॉट टू लुक एट वुमेन विद डिज़ायर। अपनी किसी इच्छा के साथ किसी औरत के ऊपर आप नज़र नहीं डालेंगे, पहली चीज़। सेकंड है, द सेकंड प्रॉमिस इज नॉट टू ड्रिंक वाइन और एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। पहली चीज़ तो हो गई है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी तरीके का मदिरा पान वगैरह नहीं करेंगे, और इंटॉक्सिकेट मतलब जहरीली चीज़ें ड्रग्स वगैरह भी नहीं लेंगे अगर आप आश्रम में रहते हैं। तीसरा है द थर्ड प्रॉमिस टू क्लीन लैट्रिन्स वंस होगा यहाँ पे, वंस ONCE इन अ वीक एज अदर डू इन टर्न्स। बारी बारी से आपको लैट्रिन की सफाई करनी पड़ेगी हर वीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच बुक, सिक्स क्वेश्चन है कि विच बुक डज गांधी गिव टू आज़ाद। कौन सी किताब आज़ाद को गांधी जी ने दी थी? द आंसर इज गांधी हैज़ गिवन टू आज़ाद द बुक कन्फेशन रिटन बाय टॉल्स्टॉय। तो ये बुक उन्होंने दी थी। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट डज गांधी से अबाउट द फेट ऑफ पैसन, है ना। तो गांधी जी फेट ऑफ पैसन के बारे में क्या कहते हैं, है ना। मतलब भाग्य, फेट मतलब भाग्य होता है, आपका पैशन मतलब आपकी चाह, है ना, आपका क्या हॉबी है। गांधी सेज दैट ऑल पैशन एंड्स इन ट्रेजेडी। उनका कहना है कि हर एक पैशन जो जुनून होता है आपका, वो एक त्रासदी लेकर आता है। कहने का मतलब क्या है, इफ़ वी रन आफ्टर पैशन वी आर बाउंड टू सफ़र ए लॉट। अगर हम अपने पैशन, अपनी इच्छा शक्ति को चाहने, मतलब जो सोच रखते हैं कि यार मेरा पैशन है कि मैं ये काम करूँ, तो उसके पीछे अगर हम भागते हैं ना, तो हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन लेना पड़ता है। आवर एक्सिस्टेंस इवन मे बी जियोपार्डाइज्ड। हमारा अस्तित्व, एक्सिस्टेंस मतलब हमारा अस्तित्व जो है शायद खतरे में भी पड़ सकता है। जियोपार्डाइज का मतलब खतरे में पड़ना। गांधी हैज़ वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ पैशन। गांधी जी ने इसी वजह से ये बात भी बोली है कि हमें अपने पैशन से छुटकारा पाना चाहिए। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको ये खतरे के मुंह में ढकेल रहा है, क्योंकि पैशन, जैसे जो आपकी पैशन होती है कि मेरे को ना बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी बाइक खरीदनी है, चलानी है, तो उसके चक्कर में आप बहुत गलत एक्टिविटी भी करने लगते हो। मान लो आप पैशन को एकदम बना लेते हो जुनून कि मुझे चाहिए चाहिए, तो हो सकता है आप बहुत तकलीफ में पड़ो, बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है आपको। तो गांधी जी का कहना है कि इससे आप गेट रीड ऑफ, यानी इससे छुटकारा पा लेना चाहिए हमें। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट डज गांधी से अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में गांधी जी की क्या राय थे, उन्होंने क्या बोला है? आंसर है ही सेज दैट कृष्णा हैड गाइडेड अर्जुन थ्रू गीता। मतलब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के थ्रू उपदेश दिया है। ही फर्दर एक्सप्लेन दैट लॉर्ड कृष्णा हैड एडवाइज टू हैव कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एज वेल एज टू बी जस्ट अपराइट। मतलब उन्होंने ये भी सलाह दी है कि कैसे अपने सेंसेस, हमारे जो सेंस करने की जो इच्छा शक्ति है ना, एज वेल एज टू बी जस्ट अपराइट, उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब गीता के जो भी उपदेश हैं उसके थ्रू कृष्ण को ये समझाना चाहते हैं, हमारे जो कृष्ण ने समझाया है अर्जुन को गीता के थ्रू, कि जो भी एडवाइस होता है ना, उसको अपने सेंस ऑफ कंट्रोल के हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहिए, राइट। अगला है वाई हैज़ आज़ाद यूज बिग वर्ड्स। आज़ाद ने बड़े वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं? तो आंसर है आज़ाद हैज़ फॉलोड द मेथड ऑफ जेम्स जॉयस। तो एक राइटर है जेम्स जॉयस, जिनका इसमें कहानी में बहुत बार जिक्र किया गया है। तो उन्होंने, आज़ाद ने जेम्स जॉयस को बहुत फॉलो किया है। हु हैज़ इन हिज वर्क, मतलब उनकी राइटिंग जो का उपन्यास वो लिखा करते थे उसमें उनका बहुत ज़्यादा जिक्र है, और उन्होंने यूज़ भी किया उनकी टेक्निक्स को। ही हैज़ कॉइंड अ न्यू लैंग्वेज विद अ प्ले ऑफ वर्ड्स, पंस मतलब फ़न की तरह वो बात की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि एक नए लैंग्वेज को उन्होंने ईजाद किया है जेम्स जॉयस ने, कि उनकी जो भी बातें होती हैं, जो भी वो लिखते हैं, वो एक तरीके से व्यंग्यपूर्ण होता है, और उन्होंने वर्ड्स के साथ खेला है ना। व्यंग्यात्मक शब्द भी यूज करते हैं, ज्वाइन वर्ड्स यूज करते हैं, और साथ ही साथ पोइटिक फ्रेजेस भी यूज करते हैं, है ना। काव्य जो भी पैराग्राफ होता है वैसी चीज़ें भी यूज करते हैं। तो आज़ाद हैज़ लाइक्ड हिज लैंग्वेज एंड ही थॉट टू यूज़ बिग वर्ड्स एंड मेक पन्स। और इसी वजह से आज़ाद भी चाहते हैं कि वो जेम्स जॉयस की तरह ही बिग वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करें, और मजाक बनाने का एक मतलब रिजल्ट लेकर आ पाएँ अपनी किताबों के थ्रू, अपने उपन्यास के थ्रू। ही ऑल्सो थॉट दैट इंग्लिश पीपल विल थिंक ही हैज़ मास्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने ऐसे भी सोचा था आज़ाद ने कि मेरी उपन्यास के जरिए अगर मैं ये जेम्स जॉयस की टेक्निक को अडॉप्ट करता हूँ, तो शायद लोग सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में मैंने मास्टरी कर रखी, ऐसा उन्होंने सोचा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, वाई डज आज़ाद राइट इन इंग्लिश। वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि आज़ाद ने इंग्लिश में अपने नोवेल को क्यों लिखा।
तो इसका आंसर है कि आज़ाद मदर टंग इज़ पंजाबी। देखिए आज़ाद की जो मदर टंग थी वो पंजाबी थी, बट द गवर्नमेंट हैज़ मेड इंग्लिश एंड उर्दू एज कोर्ट लैंग्वेज। तो वहाँ पे जो कोर्ट में जो लैंग्वेज चलती थी ना, तो वो इंग्लिश एंड उर्दू थी। देयर आर नो पब्लिशर इन पंजाबी और उर्दू। तो पहली चीज़ तो वहाँ पंजाबी और उर्दू में कोई भी पब्लिशर नहीं था। इन हिज ओपिनियन नो वन कैन अर्न हिज लिविंग एज अ राइटर इन पंजाबी। उनके हिसाब से वो ये सोचते थे कि अगर आप पंजाबी और उर्दू में कुछ भी लिखते हो तो कोई उनको उनकी मतलब अर्निंग ही नहीं होगी, है ना, वो पैसे ही नहीं कमा पाएंगे। इन इंग्लिश हिज नोबल मे गेट पब्लिश इन लंदन। और उनके दिमाग में ये आ गया, एक तो अगर इंग्लिश में सीखता हूँ तो यहाँ तो काम बन ही जाएगा, साथ ही साथ लंदन में भी मेरी चीज़ें पब्लिश हो सकती हैं एंड फैच सफिशिएंट इनकम, और उसके बाद से मुझे पर्याप्त इनकम भी मिलने लगेगा। सो ही प्रेफर टू राइट इन इंग्लिश, और इसी वजह से उन्होंने इंग्लिश में लिखना सोचा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि व्हाट इज गांधीज पनिशमेंट टू आचार्य गोरखा। आचार्य गोरखा को गांधी जी ने क्या पनिशमेंट दिया एंड वाई डज ही पनिश हिम, और उन्हें पनिश क्यों किया। आंसर है गांधीज पनिशमेंट टू आचार्य गोरखा इज टू रिमेन ऑन फास्ट फॉर होल डे एंड नाइट। उन्होंने एक पनिशमेंट दिया गोरखा को कि उन्हें पूरे एक दिन और एक रात के लिए व्रत रखना होगा, है ना। ही अवॉर्डेड पनिशमेंट टू आचार्य गोरखा फॉर हिज हॉटीनेस एंड प्राइड। उनकी अभिमान और उनके गर्व की वजह से उन्होंने गांधी जी ने उनको एक पनिशमेंट दिया आचार्य गोरखा को कि आपको भी एक दिन तक एक रात तक कुछ खाना नहीं है। गांधी जी बिकम एनॉयड टू हियर हिज इल ट्रीटमेंट विद आजाद। वो बहुत गुस्से में आ गए थे, एनॉयड मतलब खींच गए थे, किससे, आचार्य गोरखा से, क्योंकि उन्होंने जो आचार्य गोरखा थे वो आज़ाद के साथ उन्होंने इल ट्रीटमेंट किया था, यानी कि गलत व्यवहार किया था। ही हैज़ डायरेक्टेड हिम टू ऑब्जर्व फास्ट फॉर द होल डे एंड नाइट फॉर रेक्टिफाइंग हिमसेल्फ ऑफ सच इविल। मतलब अपने ऐसे बुराई कामों के वजह से, है ना, अपने इस बुराई कामों का पश्चाताप करने के लिए आपको ये व्रत रखना पड़ेगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन एट द बिगिनिंग। देखिए अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि आपको स्टार्टिंग का सीन को डिस्क्राइब करना है। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, द सीन इज ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज इन साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में उनकी कुटिया में, है ना, उनका पहला सीन स्टार्ट होता है। इन अ बिग रूम अ वाइट वुमेन इज टाइपिंग। बड़े से रूम में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत जो है वो टाइप कर रही है, वाइल अनदर पर्सन इज राइटिंग ऑन ए लेजर। लेजर मतलब खाता बही जो होता है, उस पर एक इंसान जो है वो लिख रहा है। अ वुमेन इज स्पिनिंग एंड टू सेक्रेटरीज आर करेक्टिंग प्रूफ्स। एक औरत जो है सूत काट रही है और साथ ही साथ दो सेक्रेटरी जो हैं वो प्रूफ कर रहे हैं। मैंने किसी भी चीज़ को खाता बही को करेक्ट करना होता है ना, बहुत सारे अकाउंटिंग वर्क होते हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं। आगे है कि गांधी जी इज रिक्लाइनिंग ऑन वुडन चेयर। वो रिक्लाइन यानी कि लेटे हुए हैं एक वुडन चेयर पे। हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी इज प्लास्टरिंग हिज बेली विथ थिन मड। हमने बता ही दिया कि पतली सी लेयर से, मिट्टी के लेप से उनके पेट को ठंडक प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं कस्तूरबा गांधी, उनकी वाइफ। ऑन अ टेबल देयर आर बुक्स एंड पेपर। उसके टेबल पे उनके टेबल के बुक और पेपर्स रखे हुए हैं। ऑन अदर टेबल देयर आर पेंसिल पेन्स, इंक पोट एंड पिक्चर कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ एंड 3 ब्रास स्क्रब। ये सारी हमने चीज़ें पहले ही डिस्कस कर रखी है, ये सारी चीज़ें रखी उनके टेबल पे। गांधी जी सेक्रेटरी महादेव देसाई इज वेटिंग विद अ पेन एंड पेपर रेडी टू राइट द गांधी जी मे डिक्टेट। और साथ ही साथ उस सीन में ये भी दिखाया गया कि गांधी जी के जो सेक्रेटरी हैं महादेव देसाई, वो एक पेन एंड पेपर लेकर वेट कर रहे हैं गांधी जी का कि गांधी जी डिक्टेट करेंगे तो वो कुछ लिखेंगे। तो ये सीन था सबसे स्टार्टिंग बिगिनिंग में। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब आज़ाद गर्लफ्रेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज सी। अब इसमें बात आती है आज़ाद की गर्लफ्रेंड का, कि वो उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। दूसरी चीज़, वो किस तरीके की औरत थी। तो आंसर है आज़ाद हैज ए गर्लफ्रेंड। अब भाई क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्वियसली उनकी गर्लफ्रेंड होंगी, ठीक है। ही इज़ इन ग्रेट लव विथ हर, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। सी इज़ इन जेल इन आयरलैंड। अब दूसरी बात ये आती है कि वो भले ही प्रेम तो करते थे लेकिन वो अभी के केस में आयरलैंड में थी, है ना, वो भी जेल में। हिज बिलव्ड सीम्स टू बी अ प्रॉमिसिंग लेडी। मतलब वो जिससे बेपनाह प्यार करते थे वो एक तरीके से बहुत ही हठी औरत थी, एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत ही जिद्दी औरत भी थी, क्योंकि आपको पता चलेगा क्योंकि उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। बिलीव्स इन स्ट्रगल टू सर्वाइव। और वो बिलीव करती थी कि लड़ झगड़ के कैसे, मतलब कैसे हिम्मत करके आप जिंदा रहने की अपनी चाह को नहीं खो सकते हैं, है ना, उसे नहीं खोना चाहिए। इन सब चीज़ों में बिलीव करती थी, यानी कि बहुत बोल्ड औरत थी। सी वॉज वर्किंग विथ मैडम मॉडे गॉने इन द आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल। मैडम मॉडे गॉने के साथ आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, आयरलैंड के जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें उन्होंने काम किया था उनके साथ। किसने? आज़ाद की गर्लफ्रेंड ने। द ब्रिटिश पुलिस एक्यूज हर ऑफ होल्डिंग गन विथ हर बिकॉज सी केम विथ 2 आयरिश मैन फ्रॉम लिवरपूल।
तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें आरोपी साबित किया था क्योंकि उन्होंने गन यानी बंदूक हाथ में रखी थी और वो 2 आयरिशमैन के साथ लिवरपूल से आई थी इसीलिए। तो ईच ऑफ देम हैड अ पिस्टल और दोनों के पास बंदूक भी थी। इट शोज दैट सी इज़ अ रिवोल्यूशनरी वुमेन टू। और इससे ऐसा लगता था कि वो औरत भी यानी कि जो आज़ाद की गर्लफ्रेंड थी वो भी एक तरीके से क्रांतिकारी औरत हैं, इस वजह से उनको लेके जेल में बंद कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है कि इज लव एसोसिएटेड ओनली विद ब्यूटी। आपका क्या राय है कि क्या जो प्रेम है वो सुंदरता पे ही निर्भर करता है? तो आंसर है लव इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ए पर्सन हु इज मोर रिलेटेड विद द हार्ट देन माइंड। दिमाग से ज़्यादा ये दिल से जुड़ा हुआ केस होता है लव का। सो व्हेन एनीबॉडी स्टार्ट लविंग टू समवन, जब कोई किसी को प्रेम करना शुरू करता है, ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग इन वर्ड्स। तो पहले तो अपने वो जो भी अंदर की एक्सप्रेशंस हैं यानी कि फीलिंग्स है वो अपने वर्ड्स में बयां करने की कोशिश करता है, एंड एक्शंस और कार्य करके कुछ ना कुछ करके ये जताने की कोशिश करता है कि वो उसे प्रेम करता है। इट कैन बी सीन इन सेक्रीफाइसेस फॉर ईच अदर। एक और चीज़ है, आप एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस यानी कुर्बानियाँ देते हैं कि ये कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, ये कर लिया। तो वो चीज़ें एक्शन के प्रति दिखा के, एक्शन से दिखा के एक तरीके से ये जताते हैं कि हाँ वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लव इज़ नेवर अ सेलेबल कमोडिटी। सेलेबल कमोडिटी का मतलब होता है बेचनी होगी वस्तु। तो ये कहा जा रहा है भाई प्रेम जो है, लव जो है वो सेलेबल कमोडिटी नहीं होती है, इसको बेचा नहीं जा सकता है। इट इज़ द पायस। पायस मतलब पवित्र। ये बहुत ही पवित्र है, इनोसेंट है, बहुत ही निर्दोष है एंड सिंसियर है अपने चीज़ों को लेकर। फीलिंग ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की फीलिंग को लेकर बहुत ही सिंसियर है। इट कैन नॉट बी बार्गेंड। इसमें मोल भाव नहीं किया जा सकता है। लव इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्यूटी ओनली। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लव बस सुंदरता से मतलब एसोसिएटेड लगा हुआ नहीं है। दो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर बट देर आर अदर कंसिडरेशन एंड फैक्टर ऑल्सो। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि प्रेम में आप एक फैक्टर ले सकते हैं कि सुंदर होनी चाहिए आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपके साथ वाला, तो वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा हटकर है। ये बहुत कम केसेस में ऐसा आता है। द क्वालिटीज़, द सिंसियरिटी, फीलिंग, सेक्रीफाइसेज एंड सच अदर कंडीशन विच मेक देम टू कम टुगेदर एंड काउंटेड। मतलब मेन इंपॉर्टेंस तो इसी का आता है कि आपका प्रेम का, अपनी लव की क्वालिटी क्या है, आप कितने सिंसियर हो अपने साथ वाले को लेकर, फीलिंग्स कितनी अच्छी हैं, सेक्रीफाइसेस कितने करते हो। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसको काउंट किया जाता है अधिकतर इन केस ऑफ लव। सो लव इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्यूटी ओनली। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लव बस ब्यूटी से एसोसिएटेड नहीं है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 वोज वाई आर द इम्पोर्टेंट। 3 जो शर्तें थी है ना, वो क्या थी और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो when Ajad expresses his desire to remain in the ashram and to become the assistant of Buka, a Harijan young boy living in the ashram to know cooking and cleaning of latrine, it is Gandhi direct him to take 3 oaths, then only he may live in the ashram। ये आश्रम वाली जो 3 चीज़ें थी वो तो हमने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो 3 वोज क्या थे ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कि पहला था कि डू नॉट लुक एट वुमेन विद डिज़ायर, है ना, ही मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन, और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं पियेंगे यहाँ पे, मदिरापान नहीं करेंगे। तीसरा था ही विल हैव टू क्लीन, यहाँ सॉरी डीन नहीं होगा, क्लीन होगा, क्लीन लैट्रिन्स 1 वीक में 1 बार ज़रूर करना है। और ये ऑल 3 मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, है पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तो ये तीनों वोज थे। एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले यहाँ जो लिखा हुआ मैं बताता हूँ। जब आज़ाद ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि आश्रम में वो रहना चाहते हैं उस उका असिस्टेंट के साथ, जो कि एक हरिजन लड़का था जो आश्रम में रहता था, जिसको खाना बनाना आता था, लैट्रिन साफ करना सब कुछ आता था, तभी इनसे ये 3 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, ओथ लिया गया था। और दिस 3 वोज आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, सोबरिटी एंड इक्वलिटी एंड मोरल वैल्यूज इन द आश्रम। मतलब जो भी नैतिक गुण हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, वो मेंटेन होकर रहे आश्रम में। इसी वजह से ये तीनों प्रतिज्ञाएं आपको लेने की बहुत ज़रूरत थी। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन है पूरे, सॉरी। हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि हु आर जेम्स जॉयस। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जेम्स जॉयस क्या थे एंड व्हाट डज आज़ाद से अबाउट जेम्स जॉयस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है मुझे जहाँ तक लग रहा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, रीड कर देता हूँ। जेम्स जॉयस वॉज प्रोमिनेंट राइटर, वो बहुत बड़े राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। हु हैड अ न्यू विजन इन द इंग्लिश लिटरेचर। उनका एक अलग विचार थे इंग्लिश लिटरेचर को लेके। ही वॉज ए मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर ऑफ बुक्स विद पोएटिक फ्रेजेस। ही हैड कॉइंड अ न्यू लैंग्वेज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ कैरेक्टर्स एंड थीम्स आर वेरी वेल फाउंड इन हिज बुक्स। तो उनकी बातों में ना व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की जाती थी और बहुत ही अलग तरीके से उनका लैंग्वेज था लिखने का, जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे, है ना, बहुत कॉन्शियस रहते थे किसी भी कैरेक्टर को लेके।
तो आज़ाद सेज दैट ही थॉट ऑफ कॉपिंग हिज स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज बुक, और इसीलिए आज़ाद ने ऐसा कहा है कि वो जेम्स जॉयस की टेक्निक यानी कि उनके स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन को वो यूज़ करेंगे अपनी कहानी बुक्स में। ही थॉट टू यूज़ बिग वर्ड्स एंड मेक पॉन्स, और वो चाहते थे कि उनके जैसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करे, भारी भारी वर्ड का यूज़ करे, ताकि वो वर्ड से खेल सके। ऐसा उनका मानना था आज़ाद का। इट वॉज हिज आइडिया दैट इफ़ ही डज सो, अगर ऐसा वो करते हैं, उनका जो आइडिया था कि इंग्लिश पीपल विल थिंक, तो इंग्लिश पीपल सोचेंगे कि ही हैज़ मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने मास्टरी कर रखी इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसा उनको लगता था अगर वो ऐसा करेंगे तो। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज गांधीज एडवाइस टू आज़ाद अबाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब गांधी जी ने क्या सलाह दी इसी लैंग्वेज को यूज़ करने के लेकर आज़ाद को, तो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में समझाइए इसको। तो आंसर है कि गांधी जी एडवाइस टू यूज़ सिंपल वर्ड्स फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। गांधी जी ने सलाह दी थी कि भाई देखो तुम क्या करो, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो अपने जो भी लिटरेचर लिख रहे हो, नोवेल लिख रहे हो। ऐसा क्यों है वो सारी चीज़ें बताएंगे। After going through the written article of Azad, he feels that his language is not easily understandable to common readers. जब उन्होंने आज़ाद की पूरी नोवेल को पढ़ा तो उनको ऐसा लगा गांधी जी को कि यार ये जो वर्ड्स इसने यूज किए हैं वो कुछ कॉमन जो रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, पाठक जो होगा, उसको नहीं समझ में आएगा इसके इतने टफ वर्ड्स इसने यूज़ किए हैं। तो फॉर इंस्टेंस इन वन प्लेस आज़ाद राइट्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए गांधी जी ने बताया कि एक जगह पे आज़ाद ने लिखा है मॉकिंग बर्ड विथ अ वेंजेंस, मॉकिंग वर्ड विद वेंजियंस, प्रतिशोध की भावना से पक्षी का उपहास करना है। देखो कितना टफ सेंटेंस है, विच इट सेल्फ इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द सेम। वो अपनी खुद की ही हिंदी निकालना इसके लिए टफ है। तो सो गांधी जी एडवाइस टू आज़ाद, इसीलिए उन्होंने एडवाइस दिया कि सिंपल लैंग्वेज यूज करे ताकि रीडर जो है आसानी से उनको पढ़ सके और समझ सके। ही फर्दर एड दैट हरिजन डू नॉट टॉक इन सच बिग वर्ड्स, और हरिजन जो हैं ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स में बातें नहीं करते, इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। गांधी has cited his own example, उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया। ही वॉज ऑल्सो राइटिंग सच टफ लैंग्वेज इन द पास्ट, वो भी बताते हैं कि मैं भी अपने टाइम पे बहुत पास्ट में, मतलब बीते समय में मैं भी ऐसे टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा था। वन ऑफ हिज इंग्लिश फ्रेंड एडवाइस हिम टू राइट सिंपल लैंग्वेज एंड गांधी फॉलोड हिज एडवाइस। तो उनको किसी उनके इंग्लिश फ्रेंड ने सलाह दी थी कि भाई तुम सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, और सो ऐसे उन्होंने वही सलाह मानी। ही बिगन टू राइट द इन लैंग्वेज इन द कॉमन पीपल, और उसी बात से उन्होंने, गांधी जी ने कॉमन लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। सो इट इज़ सिंसियर एडवाइस टू आज़ाद टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो इन्होंने वो अपना सलाह दिया आज़ाद को कि भाई देखो मेरा ये सिंसियर एडवाइस है तुमको कि कॉमन लैंग्वेज यूज करो, कॉमन पीपल के जैसे। सातवां क्वेश्चन है कि समराइज द ऐसे द थ्री वोज। चलिए अब इसका समरी करते हैं थ्री वोज का चैप्टर का। तो द थ्री वोज इज हाईली वर्थ अप्रिशिएटिंग एक्सट्रैक्ट, इट हैज़ बीन रिटन बाय M.R. आनंद। द थ्री वोज जो है एक तरीके से एक एक्सट्रैक्ट है, निकाला हुआ एक बुक से, उपन्यास से एक एक्सट्रैक्ट है, कुछ स्टेंजाज हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं इस कहानी का। तो जिसको M.R. आनंद ने लिखा है, ही हैज़ ऑथर्ड मोर देन 40 बुक्स, उन्होंने 40 से ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक लिखी हैं। द अनटचेबल इज़ हिज मार्वलस नोवेल ऑफ प्रोटेस्ट। अनटचेबल जो बुक है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। The Three Woes is the opening scene of little plays of Mahatma Gandhi, the father of the nation. It paints and presents the importance of the certain timetable and requisite plans and programs in life. समरी कर रहे हैं हम इसमें, तो ये आपको बताया जा रहा है कि द थ्री वोज जो चैप्टर है, जैसे ही सीन स्टार्ट होता है उसमें महात्मा गांधी अपने आप को एक सीख देते हैं हमें कि किस तरीके से है ना आज सर्टेन टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें उनके स्टार्टिंग की दृश्य में दर्शाया गया है कि सारी चीज़ें टाइम टेबल से हो रही हैं, सारे डिसिप्लिन वे में हो रही हैं। तो वो उसको प्रेजेंट किया गया है, उसका इंपॉर्टेंस दर्शाया गया है, क्या इम्पोर्टेंस है ना। एंड द रिक्विजिट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन लाइफ। फिर है साबरमती इज़ ए प्लेस वेयर पीस एंड हारमनी ओवरफ्लो टू द मैक्सिमम। तो साबरमती के बारे में बताया गया, साबरमती ऐसी जगह है जहाँ पे शांति, एकता बहुत बराबर मात्रा में मिलेगी आपको, बहुत सबसे पीक पे रहती है वहाँ पे। इट इज़ अ वाइटल पॉइंट फॉर स्ट्रगल एंड फ्रीडम। महात्मा गांधी इज टेकिंग रेस्ट एंड हिज वाइफ कस्तूरबा इज नर्सिंग हिम। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जगह है स्ट्रगल और फ्रीडम को मायनों में। महात्मा गांधी वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, कस्तूरबा जी उनकी देख रेख कर रही थी। गांधी जी एडवाइस केसी आजाद टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द भागवत गीता, द मैसेज ऑफ लाइफ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन दिस हॉली बुक। तो गांधी जी उन्होंने एडवाइस दिया है केसी आजाद को कि भाई देखो तुम ना जो रूल्स रेगुलेशन भागवत गीता में दे रखे हैं, जो नियम कानून उसमें हैं वही फॉलो करना चाहिए हमें अपने डेली लाइफ में भी। और जो उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि ये सारी चीज़ें लाइफ का है ना, लाइफ यानी कि ज़िंदगी की जो सार हैं है ना, ज़िंदगी के जो सार हैं, जो कैसे हमें रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें भगवत गीता में लिखा हुआ है
ही सजेस्टेड हिम टू अवॉइड इंग्लिश ड्रेस एंड पुट ऑन कुर्ता एंड पाजामा। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि भाई इंग्लिश ड्रेस को हटाओ, कुर्ता पैजामा पहनो। ही शुड नॉट लुक एट वुमेन विथ फुल फॉल डिज़ायर, गलत ध्येय से, गलत नज़रिए से आप किसी औरत को ना देखो। ही सजेस्ट हिम मॉर्निंग वॉक, प्रेयर, ऑनेस्टी, चैस्टिटी एंड प्योर डिवोशन। उन्होंने ये भी सलाह दिया कि सुबह सुबह आप टहलने जाओ, प्रेयर करो, है ना, ऑनेस्टी से रहो, किसी के साथ शुद्धता से रहो, और अपनी सच्ची डिवोशन, है ना, अपनी सच्ची भक्ति से भगवान की प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। ही शुड कीप हिमसेल्फ नीट एंड क्लीन। और भाई साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत पहले भी संदेश दे रखा है कि सबको साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ शुड बी परफॉर्म एट द पर्टिकुलर टाइम। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, सही टाइम पे सही काम होते रहना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। केसी आज़ाद वांट्स टू नो 3 वोज। उन्होंने 3 वोज जानने चाहिए केसी आज़ाद ने, तो उनको बताया गया, है ना, वो भी आपको पता ही है। महात्मा गांधी प्रेजेंट्स एन ऑब्वियस पिक्चर ऑफ 3 वोज। उन्होंने सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सेट किया इसमें, है ना। Since it deals with 3 memorable wars, the title of this piece is The 3 Wars. It reminds us too of Leo Tolstoy's story, 3 questions. As such, it is of universal significance. मतलब जैसा कि आपको पता है कि ये जो 3 शपथ है या फिर 3 प्रतिज्ञाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस कहानी में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी द 3 वॉर्स रखा गया है। और एग्जाम्पल रिलेट किया जा रहा है लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी की तरह कि उनके भी 3 क्वेश्चन वाले कुछ कहानी थी, उसी से रिलेट करके इसको नाम दिया गया है द 3 वॉर्स। 8वां और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्क्राइब द रूटीन ऑफ द आश्रम इन योर ओन वर्ड्स। तो आश्रम का रूटीन आपको बताना है अपने अपने शब्दों में कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रूटीन इन लाइफ, और ये भी बताना है कि रूटीन रहने से क्या महत्वताएं हैं अपनी ज़िंदगी में। डू यू फॉलो एनी रूटीन ऑफ योर ओन, क्या आपने अपना रूटीन फॉलो करते हो, तो उसको भी लिखिए। देर आर आंसर है कि देर आर वेरी सिस्टमेटिक रूटीन इन द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में बहुत सिस्टमेटिक रूटीन था। गांधी जी आर डायरेक्टेड टू दोज हु आर लिविंग इन द आश्रम टू मेंटेन रूटीन लाइफ। गांधी जी ने ये सारी सलाह दे रखी थी जहाँ पे वो लोग रहते थे कि उनको क्या क्या करना है रूटीन लाइफ मेंटेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट वॉज नेसेसरी फॉर द पंक्चुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो गांधी जी के हिसाब से भाई आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा अपने लाइफ में, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। द इनहेबिटेंट ऑफ द आश्रम वॉज बाउंड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूटीन। गांधी जी एक्सपेक्ट एवरीवन टू वॉक विथ हिम एट 5 PM। गांधी जी ने ये सलाह दे रखी थी कि वहाँ के जो निवासी हैं आश्रम के, वो स्ट्रिक्टली वहाँ के जो रूटीन से उसको फॉलो करें और गांधी जी के साथ सुबह सुबह 5 बजे टहलने के लिए निकले। द डिटेल्स ऑफ द रूटीन ऑफ द मेंशन आश्रम इज़, मतलब आश्रम के जो रूटीन थे वो क्या है। 5 बजे सुबह टहलने जाना है, 6 सवा 6 में आपको प्रेयर करनी है, चाय या दूध 7:30 सुबह में लेना है, वर्क अप टू 12 बजे तक दिन तक काम करना है, मिड डे मील आपको 12:30 बजे मिलेगा, है ना, सिएस्टा फ्रॉम 1:30 to 3:30, वर्किंग द किचन और इन गार्डन, यानी कि उनको सुबह में मतलब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक किचन या गार्डन में काम करना है। इवनिंग प्रेयर 6:30 बजे होगी शाम को। मील जो शाम का खाना मिलेगा 7:30 बजे मिलेगा, लाइट ऑफ हो जाएगी और आपको 10 बजे तक सोने चला जाना है। दिस वॉज द रूटीन देयर। तो ये रूटीन था वहाँ पे। देयर इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ रूटीन इन लाइफ। रूटीन प्रोवाइड्स एज पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, प्रॉस्पेरिटी एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग और करियर। तो एक तरीके से देखा जाए ना, अगर हम रूटीन और पंक्चुअलिटी के साथ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें अपने करियर को भी सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि करियर भी इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। आपकी करियर अच्छा होगा बुरा होगा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करती है कि अगर डिपेंड करती है कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा डेली रूटीन मेंटेन करते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को ज़रूर हमें फॉलो करना चाहिए। Of course, I perform my daily works properly, following strictly a routine. It helps me to do every work in time. मेरे साथ भी तो ऐसे ही है। मैं या आप भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि अपना एक डेली वर्क रूटीन होना चाहिए, और इससे आप अपने आप को एक तरीके से आप सही से रख पाते हैं, अपने सारे काम समय पे हो पाते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।